वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क के सियासी मंजरनामे की गैर यकीनी बरकरार है। ये तज्जिया करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है कि सियासत में अगला मोड़ क्या होगा। कहीं हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम होती नजर आती है तो कहीं हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा नजर आता है। कहीं अपोजिशन की बड़ी जमात पीटीआई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए सरगर्म नजर आती है तो कहीं लगता है कि पीटीआई की अपनी ही पॉलिसीज जो हैं उनके बोझ तले वो दबती जा रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ में जारी खींचातानी मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। पार्टी के नजरियाती कारकुन सवालात उठा रहे हैं और खुद शेर अफजल कहते हैं कि उन्हें निकालने का कोई जवाज ही नहीं और वो इसे सलमान अकरम राजा की चाल करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का जो तंज है वो तंज कहते हुए ये कह रहे हैं कि पीटीआई एक तरफ मसाइलत की जो है वो हाथ बढ़ाती है और दूसरी तरफ जो है वो धमकियां भी दे रही है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई ही पीटीआई में नजरियाती कारकुनों का जवाल है और पीटीआई तेज रफ्तारी से सियासी मैदान में अपनी गिरफ्त खो रही है। अब मौजूदा हालात में अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत के हवाले से अभी ये सवाल बहुत अहम है कि क्या हुकूमत की पोजीशन मजबूत हो रही है या सिर्फ मसनूई इस्तेकाम है, क्योंकि हुकूमत की पोजीशन के हवाले से मुखालिफ जो आरा है वो सामने आती नजर आ रही है। कुछ तजियाकारों के मुताबिक पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई फौज की जानिब से माशी मैदान में हुकूमत की भरपूर मदद, महंगाई में कमी, बैनुल अक़वामी तजारत और मईशत की बेहतरी के लिए अहम इक़दामात हुकूमत की पोजीशन को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन कुछ तज्जियाकार सियासी अदम इस्तेकाम और अंदरूनी चैलेंजेस को हुकूमत की मजबूती की राह में असल रुकावट करार दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन हालात में पीटीआई अपना सियासी मुस्तकबिल कैसे बचाती है। हुकूमत अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए कौन से अहम इकदामात कर सकती है और मुस्तकबिल का मुमकिना जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इसी पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहफ़ से आपका ताल्लुक है। उस्मा कारदार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और माजिद निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ जो शेर अफजल मरवत साहब जो बात कर रहे हैं उससे करती हूँ, फिर आगे चलते हैं। मुझे खान ने नहीं निकाला है और न खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्त में उनके बहुत करीब रहा। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई। कौन सा शख्स है? सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी अदी मोहम्मद खान के खिलाफ हो रही है, अदी अमीन खान गंडापुर के खिलाफ हो रही है और इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमजोर किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ये इसको अगर हम ये कहें कि दिस इज़ जस्ट डिसग्रंटल्ड वर्कर तो ये कहना शायद गलत होगा, क्योंकि अमली तौर पे हमने जो ये बातें शेर अफजल साहब कर रहे हैं इसका मुजाहरा हमने जो है वो सवाबी जलसे में भी देखा और फिर आज आपके दो रहनुमा हैं जिनके दरमियान तो मुक्के भी जो हैं वो आज चल गए, जेल के बाहर जो है मुक्के भी वहाँ चल गए। जो काम लगता है मुखालिफ ना कर पाए वो पीटीआई खुद ही कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इट्स अ सैड स्टोरी कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पीटीआई इससे कमज़ोर हो रही है तो ये याद रखिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इनसे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने 9 मई के बाद विद इन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स पार्टी छोड़ दी। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, ऐसी ऐसी शख्सियात जो अपने आप को कहती थी कि हमने केपी में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई, ऐसी शख्सियात जो कहती थी कि हमारे बगैर पीटीआई बन नहीं सकती थी पूरे पाकिस्तान में और हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया। आज उनको देखें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे पहले से ज़्यादा मजबूत जमात बनकर सामने आई है और उसकी वजह ये है यहाँ पे हम लोग जो कि आप ये समझ लें कि सेकेंड ईयर लीडरशिप है, हम एक किस्म के इररेलेवेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू दी अवाम का वोटिंग पैटर्न। अवाम का डायरेक्ट कनेक्शन है इमरान खान के साथ। इमरान खान मुझे कहेगा, आपको कहेगा, किसी को भी कहेगा, उसको वोट पड़ेगा। उसमें मेरी शख्सियत किसी हद तक काम करेगी, लेकिन वो 5-10% से ज्यादा नहीं करेगी। 90% जो है ना वो वोट है वो इमरान खान का है और वही वो करेगा। तो अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीक होगी तो वहां मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। अगर कोई ये कहता है कि ये दरमियान में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है।
हमसे ज्यादा पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके ज्यादा पुराने बड़े बड़े लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। आपको पता है 8 फरवरी को लतीफ साहब जो थे वो भी ये जो पीएमएलएन के वो भी वो कर रहे थे, ये ब्लैक डे मना रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा आप बाकी जगहों पे भी देखिए उनके दरमियान में क्या क्या लड़ाइयां नहीं होती। वो तो ब्लैक डे मना रहे थे। उनका ये मानना था कि शायद उनको जो है वो उनकी हार में जो है वो उनको हराया गया है, और वो तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है उस वक्त इशारा कर रहे थे कि जी वो उस तरह उनकी जो ग्रीवेंसेस थी वो उस तरफ जा रही थी, इंटरनल पार्टी में नहीं जा रही थी उनकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए बात ये जी, होती जी, है पीएमएलएन के अगर वो हराए थे तो बाकी लोग जी, भी हो जी। सकते थे, मे बी ख्वाजा साद भी कर सकते थे और भी लोग कर सकते थे, कि क्योंकि वो लोग भी हारे हुए हैं, वो सब भी कर सकते थे, लेकिन ये अकेले क्यों। देखिए वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, ये हर जगह पे होती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ठीक। तो वो जो होती है ना टाइम पीरियड में आप बादाम खा रहे हैं, एक बीच में कड़वा बादाम आ गया, ये उस ठीक। किस्म की चीज है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये आपके पूरी चीज को स्पॉइल करेगी, लेकिन ये चीज होनी जी। नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। पर डॉक्टर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप, मैं जिस तरह इसको देख रही हूँ, जिस वक्त इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया उसके बाद भी पार्टी आपकी मुनज़्ज़म रही, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, नो डिनाइंग दैट, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो मतलब वो एक तरह से जो आपको जिस तरह आपने परफॉर्म किया वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स था, सबको उसने सरप्राइज छोड़ दिया। उसके बाद से आप अगर मार्च करने की बात करते हैं इस्लामाबाद में, पंजाब में, वो आप नहीं कर पा रहे, बट केपी इज योर स्ट्रॉन्ग होल्ड और वहां पे आपने बहुत अच्छे अच्छे जलसे और वहां जो टर्न आउट है बहुत अच्छा आपने दिखाया है। इस वक्त जो हालात है, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री ये करती हूँ कि जो तंजीम है आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो टूट फूट जा रही है वो नीचे तंजीम सतह पर जा रही है, और अब आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे आप जो है वो टर्न आउट उस तरह नहीं प्रेजेंट कर पा रहे। सवाबी जलसा उसका सबसे मुंह बोलता इस वक्त सबूत है, और ये हम नहीं कह रहे, आपके अपने लोग कह रहे हैं, तो वो कहीं क्रीपिंग चीज तो कर रही है ना। मतलब जरूरी तो नहीं है कि बिगाड़ जो है वो एकदम से जो है वो कलोसल लेवल का हो, मैं कह रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिगाड़ आ रहा है पीटीआई में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैं अगर देखिए सिंपल सी हो जाते हैं, जब बीइंग अ डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन जो कॉस्मेटिक सर्जरीज करता है, हम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स को साथ साथ लगाकर देखते हैं कि क्या है। इसी तरीके से अगर आपके पास पुराने स्वाबी जलसे के एरियल पिक्चर हो और इस दफा के जलसे का एरियल पिक्चर हो, आप दोनों को साइड बाय साइड रख के, ठीक है, देख लें, आपको पता चलेगा कि इस दफा का पहले से बहुत बड़ा था, सिग्निफिकेंट बड़ा था, एटलीस्ट 20-25% बड़ा जलसा था, अगर आप एरियल पिक्चर्स आपस में मिला के कर लें, ठीक है। एक बात। नंबर 2, क्या इससे प्रॉब्लम? हाँ, इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग, मेरी नजर में इट्स अ एक चीज, इसमें कोई शक नहीं है कि दरमियान में डिसग्रंटल होते हैं, वो अपने साथ लोग लेकर नहीं आते, बिल्कुल मानता हूं। दूसरी चीज ये होती है कि ये याद रखें, फॉर द लास्ट 3-4 years वी आर कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ बैटल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम लोग जिस तरीके से जुडिशरी को तबाह किया जा रहा है, जिस तरीके से मुल्क को, जिस तरह के इलेक्शन प्रोसेस को, जिस तरह हर एक चीज के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग वो चीज करें, तो यस, एक वेयर एंड टियर अपनी जगह पर भी है, वो लोग भी होते हैं, लेकिन इसको ये कह देना, मेरी नजर में इसको ये कह देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ। देखिए 2/3 मेजोरिटी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी 1998 में बैठी हुई थी। जब उनकी पार्टी को तोड़ा गया तो उस वक्त उनके पास टोटल 25 बंदे नहीं बचे थे, बाकी सारे छोड़कर चले गए थे, ठीक है। एंड दे डिड नॉट पेरिश, लेकिन वो 2/3 मेजॉरिटी से 25 पर आ गए। हम लोगों को जब तोड़ा गया, हम उससे ज्यादा, अगर सही मानों में देखा जाए, हम उससे ज्यादा स्ट्रांग वापस आए हैं, हम उससे कम होकर नहीं है, हम ज्यादा स्ट्रांग होकर आए। हालांकि हमें जिस तरीके से तोड़ा गया वो तो बहुत ही सख्त तरीके से तोड़ा गया है, लेकिन वो उस चीज में और आज में 1 साल का वक्त जो है वो गुजर चुका है, बहुत सारा पानी पुलों तले जो है वो गुजर चुका है। मैं ये बात कर रही हूँ कि चीजें अब जो है, जो आपकी यूनिटी एक नजर आ रही थी
कि आपको उस वक्त 8 फरवरी पिछले साल अगर देखें तो इनविंसिबल आप नजर आ रहे थे, जो अगर हकीकी मायनों में उससे जो है वो चेंजेस आई हैं। बट ऑफ कोर्स वी कैन अग्री टू डिसएग्री। मैं जरा उस्मा साहिबा की तरफ जाती हूँ। उस्मा साहिबा, ये मुझे बताइए कि मुखालफिन जो पीटीआई के मुखालफिन हैं, उनको ये बहुत कॉन्फिडेंस था कि पीटीआई के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीटीआई के अंदर जितनी धड़ेबाजी है पीटीआई अंदर से ही जो है वो टूटेगी। ये मुखालफत या जो ग्रुपबाजी है हर पार्टी में होती है, खान साहब की पार्टी में भी थी, आपने उसको बड़ा क्लोजली भी देखा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह नजरियाती कारकुनान को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, उससे टूट फूट का जो तेजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप क्योंकि पार्टी का हिस्सा रही हैं, आप किस तरह देखती हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया है। डॉक्टर मारिया, ये तो पुराना सिलसिला चला आ रहा है पीटीआई में। आपको पता है फौजिया कसूरी, उनको ये मदर ऑफ पीटीआई कहते थे। किस तरह बेतौकीर करके उनको पार्टी से जो है उन्होंने साइडलाइन करके अलहदा कर दिया। आप नईमुल हक को देख लें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 26 साल दिए पीटीआई को, उनके जनाजे तक में ये शिरकत करने नहीं गए और बिल्कुल वो भी इसी तरह से फारिग हुए। आप अलीम खान को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें। आप, मैं तो एक अदना सी कारकुन थी, नजरियाती थी, लेकिन ऐसे इन्होंने फारिग किया सारों को, क्योंकि सिर्फ जब ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंच गए, उन्होंने कहा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है इन लोगों की, और इनका एक मुफाद परस्त टोला इनके इर्द गिर्द जमा हो गया। आप कहें तो मैं उनके भी नाम ले लेती हूँ। सरे फहरिस्त उसमें वो शाहबाज गिल हैं, शहजाद अकबर हैं, ये फरागोगी है, गुजर है और जुल्फी बुखारी। मतलब ये वो लोग हैं जिनको हमने 2018 से पहले कभी देखा भी नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर उन्होंने वो हावी हो गए। और फिर मुर्शिद साहिबा तो आपके साथ हैं, उनकी मर्जी के बगैर, मंशा के बगैर तो सांस भी नहीं लेते थे बानी साहब। और अभी मेरे ख्याल में गालिबन यही सूरत हाल है। और ये सेनेटर साहब खुद मान गए, इस पार्टी में कोई कुछ नहीं है, इस पार्टी में सिर्फ एक शख्सियत परस्ती है, और वो शख्स स्याह कहे, सफेद कहे, दिन कहे, रात कहे, वो सारी पार्टी जो है ना उसको दाव पे लगाया हुआ है। इस वक्त जितने सियासी लोग हैं वो इंतशार का शिकार हैं, वो साइडलाइन हुए हुए हैं। यहाँ तक कि शाह महमूद ने, आपने खुद कहते सुना कि मुझसे तो कोई आके मशवरा ही नहीं करता कि कोई पूछ ले कि जी पार्टी को कैसे आके लेके चलना है। पार्टी जो है वो हत्थे चढ़ी हुई है या सोशल मीडिया के इनके जो जिबरान इलियास जैसे लोग हैं, क्योंकि बानी को तो चाहिए ऐसे लोग जो कि बयानियां बनाएं, और ऐसा बयानियां बनाएं कि वो लगे कि पता नहीं कोई बड़ा जनाब जबरदस्त यहाँ पे पीटीआई का जलसे हो रहे हैं, सारा कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। आप सवाबी की देखें, बात करें तो जुनेद अकबर जो हैं और गंडापुर हैं, क्लियरली उनमें इतने इख्तलाफात सामने खुल के आए हैं। 8 करोड़ रुपया जुनेद अकबर ने मांगा था इससे गंडापुर से, और फिर आपस में खुद ही जुनेद अकबर की वीडियो है कि जी मैं रिपोर्ट पहुंचाऊंगा कि कौन आया कौन नहीं आया, कितने लोग लाया कितने नहीं लाया। आपने देखा है जब ये 14 साल की डॉक्टर मारिया सजा हुई थी अलकादिर ट्रस्ट में, कितना समुंदर बाहर निकल आया था बानी साहब के लिए। हमें तो कोई नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ था ना। हमने तो 100-200 लोगों को भी निकलते नहीं देखा। 8 फरवरी की इन्होंने कॉल दी, हमने तो 100-200 लोगों को भी निकलते नहीं देखा। आप यकीन करें मीनारे पाकिस्तान के लिए ये रिक्वेस्ट दे गए और आए नहीं वापस डीसी के साथ कि बैठ के कोई बात ही कर लें जी किधर करना है, क्या टाइम होगा क्या नहीं होगा। इनको पता लग गया है कि कोई निकलता नहीं है इनके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, तो फिर कोर्ट तक जाना पड़ा था, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कोर्ट तक जाना पड़ा था। कोर्ट फिर आपको याद है उस पर कहा गया था डिस्ट्रिक्ट हुकूमत जो है वो बता दे कि नहीं करना। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी थी ना, वो तो खैर अपनी जगह एक चीज है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी थी। जी बिल्कुल, नहीं इजाजत की बात नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि आप डीसी साहब के पास जाएं और वो उनसे आप डेट लें। इनका कोई बंदा डेट लेने नहीं आया या टाइम या उससे, देखे ना कानून कहता है कि आपने रूल्स बनाने के जलसा किधर करना है, उसके लिए कौन सी जगह होगी, सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट होगी, टाइम क्या होगा। ये आए नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे उबाल आया था ताकि एक बयानिया बना सके कि देखिए जी हमें इजाजत नहीं मिली। तो इनके लिए निकलता कोई नहीं। वाला जलसा आखिरी दिन तक कोई कह रहे थे कि जी पता ही नहीं चल रहा, मेट्रो में चल रही थी, नहीं देनी। बट ठीक है, चलें, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा निजामी साहब की तरफ भी चलूं।
निजामी साहब, एक तरफ आपसी लड़ाई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो ग्रैंड ऑपोजिशन जिससे बहुत सारी जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं, वहां पर भी एक लैक ऑफ कंसेंसस नजर आ रहा है। आपने आई एम श्योर आपने वो कामरान मुर्तजा साहब का बयान सुना होगा कि जी एक तरफ तो जो है वो ये बकौल उनके लव लेटर्स जो हैं लिखे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये लेटर्स जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों लिखे जा रहे हैं। आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी, उनका कोई किरदार नहीं है सियासत में, तो बेहतर है कि प्राइम मिनिस्टर को लिखें। सो देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस देयर। इस तरह के हालात में क्या इस वक्त जो पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है या प्रेशर क्रिएट कर सकती है, क्या आपको लगता है कि इन हालात में पॉसिबिलिटी है या हुकूमत बड़ी एक सेफ जोन में है इस वक्त? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मेरा ख्याल है इस सवाल के दो पहलू हैं, जिसमें एक तो तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनका क्या असर पड़ रहा है, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ अपनी इत्तेहादी जमातों से जो अपोजिशन में मौजूद है उनसे कैसा सियासी बर्ताव कर रही है। तो पहले मसले में तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 8 फरवरी को अवाम ने तहरीक इंसाफ के हवाले से अपना फैसला बिल्कुल सुनाया। उससे अगले मरहले में हमेशा सियासी जमातें इस चीज की कोशिश करती हैं कि अवाम ने अपनी सपोर्ट 5 साल में एक दफा वोटिंग डे पे देनी होती है। उसके बाद पार्टी लीडरशिप ने उस सारी स्ट्रेंथ को ट्रांसलेट करना होता है, या तो वो हुकूमत बनाते हैं या अगर ऑपोजिशन में जाते हैं तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी बना के वो चलते हैं। तो यहाँ पर उन्हें एक पब्लिक सपोर्ट तो मिल गई, अवाम का वोट भी मिल गया, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से उसे जो ट्रांसलेट किया जाना था वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि साल सवा साल गुजरने के बाद भी एक फ्रस्ट्रेशन, एक मायूसी, एक नाकामी नजर आती है। और उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को इसलिए हो रहा है कि वो जो लीडरशिप थी जिसने उस मैंडेट को लेकर अपने लीडर के लिए कुछ आसानी निकालनी थी, वो अपने इख्तलाफात की वजह से उस पूरी टाइमलाइन को डिले कर रही है। और इस तरह नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ ना कुछ, खसूसन इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी पैदा होगी। उसकी वजह यह है कि जो ग्राउंड पे सपोर्ट है उसको जिन लोगों ने आगे लेके चलना है वो आपसी इख्तलाफात में लगे हुए हैं, और इसी का असर ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर भी इसलिए पड़ रहा है कि चूंकि इस पूरी ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ को ही दिल बड़ा करना होगा। उन्हें दूसरे लोगों को साथ लेके चलना होगा। हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री की कई ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें जो भी बड़ी सियासी पार्टी होती है ऑपोजिशन में, वो बाकी लोगों को साथ लेके चलती है, अपना मैंडेट उन्हें देती है, दिल बड़ा करती है, उन्हें मुज़ाकरात के लिए आगे करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान या महमूद खान अचकजई पर भी उस तरह से मुकम्मल एतबार करने को तैयार नहीं है। तो ये दोनों चीजें जब हम इंटरलिंक करके देखते हैं तो पता ये चलता है कि तहरीक इंसाफ की जो टाइमलाइन है या जो उनके मकासद हैं उनको हासिल करने में इन दो बड़ी वजूहात की बिना पे नाकामी हो रही है, जिसकी वजह से इसका फायदा गवर्नमेंट को मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी भी जमहूरी माशरे में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है वो गाड़ी के दो पहियों की तरह जो है वो काम करते हैं, और एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है। सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, मुल्क की भी अगर मैं बात करूं, मुल्क के लिए एक वाइब्रेंट, एक जो है यूनाइटेड ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है। जो आपके आपसी इख्तलाफात हैं इस वक्त, वो इस चीज़ को जो है वो डैमेज कर रहे हैं। आपके ख्याल में व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, किस तरह जो है वो चीज़ें जो हैं वो आगे ले जाई जा सकती हैं? देखिए, एक मैं चीज क्लियर कर दूं। ये जो जब हम कहते हैं ना कि जो इस वक्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे पुराने नजरियाती, हमारी नजर में, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में दो एक जगह पे लाइन खींचती है। वो है अक्टूबर 2011, 30 अक्टूबर 2011। उससे पहले जो लोग आए थे पीटीआई में, हमारी नजर में, हम लोग जो पुराने लोग हैं काम कर रहे हैं, हम समझते वो एक नजरे पे आए थे, वो पार्टी की पोजीशन देखकर नहीं आए थे। अच्छा, पार्टी के बाद जो लोग आए थे उनको हम उस लिहाज से एज एन ओल्ड गार्ड्स हम उनको कहते थे कि ये जो है ना, ये नजरियाती नहीं है, ये 30 अक्टूबर के बाद आए हैं, तो हम इनको जो जो किसी लालच में होते आते हैं। उसके बाद जो अभी लाइन ड्रॉ हो गई थी वो 9 मई हुई थी। 9 मई से पहले जो लोग आए थे ना, 9 मई से पहले जो लोग थे, हम उनको वैल्यू देते थे, और जो 9 मई के बाद रह गए थे उनको हम वैल्यू देते थे कि उन्होंने हमारे साथ मतलब ये सख्ती झेली है, ठीक है।
लेकिन उसमें भी ये याद रखें, बाज लोग उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो 2011-12 में आए हैं, 13 में आए हैं, 14 में आए हैं, और वो 2011 से पहले नहीं थे, लेकिन 9 में के बाद हमारे साथ ही रहे हैं। सो हम भी बहुत वैल्यू देते हैं। तो ये कहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसमें ग्रेड्स में होते हैं। अब बात है, ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही कहती हैं कि इन डेमोक्रेसी ऑपोजिशन होती है, उसका काम नेविगेशन के लिहाज से होता है। वो जहां जहां चीजें गलत हो रही होती है वो निशानदेही करती है, और जो गवर्नमेंट होती है वो एज अ ड्राइवर उस चीज को कभी स्पीड स्लो, कभी स्पीड तेज, कभी राइट, कभी लेफ्ट करती रहती है, और इस तरीके से ये दोनों चलती है। लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ज्यादा आपके जो वैल्यूज होते हैं, जो क्या कह सकते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूशन को जो रास्ते होते हैं, वो मैनुअल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनुअल, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, या जब आप लॉज को ऐसे अमेंड करना कर देते हैं जो पर्सन स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक, इवेंट स्पेसिफिक होना शुरू होता है, आपका ये जो मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये कह देना कि जी आप गाड़ी के दो पहिए हैं, तो फिर इस तरह हो जाता है कि बाज गाड़ियों के जो स्टेपनी होती है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ साइज की होती है, और उससे गाड़ी चल नहीं सकती। उससे गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक, पॉइंट ए पॉइंट बी, कि जहां पे वो टायर को फिक्स कर ले वहां तक जा सकती है, वो लंबी ड्राइव पे नहीं जा सकती। तो मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है वो उसी तरीके से है कि आपका टायर जो है ना वो पंक्चर हुआ है, आप स्टेपनी है वो भी गलत तरीके की तो स्टेपनी लगता है। है स्टेपनी भी पंक्चर हो रही है डॉक्टर साहब, माजरत के साथ। मैं आपको आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं उसकी वजह ये बता रहा हूं कि अगर हम लोग थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देख लें, ठीक है, उसमें यह है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 28,000 अरब रुपए लोन लिया गया है, और पाकिस्तान का जो लोन है वो 71,000 अरब पे चला गया है। और अच्छा ये याद रखें, अब ये कहते हैं इन्फ्लेशन कम हुआ, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ जो हो जाते हैं, उसमें भी अगर हम अग्रीड उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल देखा जाए तो 66% के लिहाज से आज भी बढ़ी हुई है, व्हेन वी कंपेयर इट टू मार्च 2022 आज कर। आई एम सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, बट हम किसी और उस पे जो है ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक चीजें कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, बट इस वक्त मैं वही सवाल जो बात पूछ रही थी कि आप क्योंकि अंदर से खुद इतने फ्रैक्चर्ड हैं, क्या आपको लगता है कि जैसे मैंने कहा स्टपनी में भी इस वक्त लगता है कि पंक्चर जो है वो लगना शुरू हो गए हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी ना फिर तो। अच्छा, आपने जो इस मुल्क के लिए जी ये मैं ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। जब मैं खाली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करता हूं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, जब घर में बड़ा ना हो तो दरमियान में थोड़े बहुत ना ये इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, आई एम रियली नॉट वरीड अबाउट दीज इश्यूज, ऑनेस्टली आई एम नॉट वरीड अबाउट दीज इश्यूज। चले, it's good to be very optimistic, and let's hope that we can steer out of these troubled times. Let's hope that can happen. On that note, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ, लेकिन उनके पास जाने से पहले जो फवाद चौधरी साहब ने आज जो एक ट्वीट की है उसका ज़रूर तस्करा करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बानी चेयरमैन ने वो आज ये इंदिया दिया है कि ईद के बाद वो एक हम ग्रैंड जो तहरीक है, ऑपोजिशन की तहरीक है, उसको चलाएंगे। उनका एग्जैक्ट ये कहना था। इमरान खान ने आज ईद के बाद बड़ी सियासी तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया है। ये तहरीक एक बड़ी ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ होगी और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से इस तहरीक की मुल्कगीर तैयारी शुरू कर दी जाएगी। उस्मा साहिबा, ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद उसमें इस वक्त कोई कंसेंसस वो नज़र नहीं आ रहा। अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन, अभी आपने गुज़िश्ता दिनों देखा जो कामरान मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट आई थी, उससे पहले अचकज़ई साहब भी वो इस बात का गिला कर चुके हैं कि जी ये जो बैकडोर चलता है, काफ़ी सारी चीज़ों में हमें वो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। क्या आपको लगता है, एंड देन ऑफ कोर्स जो अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, जो आपसी टूट फूट है, आपको लगता है कि आपके लिए कोई वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकेगी ये ग्रैंड ऑपोजिशन, ऑल्सो बेयरिंग इन माइंड कि एक बड़ा गैर फितरी इत्तेहाद है मौलाना का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बहुत ही गैर फितरी अलायंस होगा अगर वो बन जाएगा और इन्हिसार है सारा वो मौलाना साहब पे ही है। सो डू यू थिंक दे कैन क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर यू? पहले तो डॉक्टर मारिया मैं थोड़ी सी हैरान हुई, आपने फवाद चौधरी की ट्वीट कोट की है। फवाद चौधरी को तो वैसे ही बानी साहब ने डिसोन कर दिया है, अब वो कैसे इनके तर्जुमान बन गए ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये जो ग्रैंड अलायंस जिसकी आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ एक ग्रैंड धोखा है। आपको पता है कि पीटीआई में हमेशा जिसका भी इन्होंने साथ कहा कि हम देंगे, उनको हमेशा इन्होंने ख़राब किया, उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया और आखिर में ये उनको एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके इन्होंने छोड़ दिया। अब अचकज़ई साहब कितने इनके साथ इनको सपोर्ट कर रहे थे, अगर वो भी ये दे रहे हैं स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है कि उनके साथ भी कोई हैंड हुआ है। अब मौलाना साहब जो हैं उनके साथ तो पिछले 20 साल से हैंड कर रहे थे। डीजल मैं और आप तो नहीं कह रहे थे ना, इन्हीं का यही मजाक उड़ाते रहे ना उनका। अब फिर उसके बाद जब ये 26वीं आईनी तरमीम थी, फिर जाके उनकी गोद में बैठ गए मौलाना की और कहा कि जी हम तो मौलाना के साथ हैं, जो मौलाना कहेंगे हम उसके साथ हैं। और आपने देखा आखिर में फिर क्या हुआ, फिर ये लोग मुकर गए, फिर इन्होंने यू टर्न ले लिया, फिर वो मौलाना जो को राह चलते में छोड़ दिया। अब भी मौलाना मेरे ख्याल में वो उनको पता लग गया है कि ये इनके क्या तौर तरीके हैं और सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। मेरे ख्याल में मौलाना की इज्जत सिर्फ पीडीएम हुकूमत ने और पीडीएम की पार्टीज ने की है। जब भी हमारे साथ वो आए हैं उनकी बहुत इज्जत की निगाह से उनको देखा है और हमेशा उनको हर तरीके से अकोमोडेट भी किया है। तो इन लोगों ने तो सवाए लोगों की इज्जतें उछालने के और पगड़ियां उछालने के और इनका तो काम है कोई नहीं। आप दूसरी ये बात पूछ रही थी, देखें इस वक्त पीटीआई में दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि सिस्टम में मौजूद हैं, इनके बहुत सारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो हरगिज नहीं चाहते कि वो सिस्टम को डिरेल करें। वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट्स में, वो मुराद ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, वो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास स्टाफ है, वो हर चीज कर रहे हैं और वो बिल्कुल अच्छा। एक वो लोग हैं जो सिस्टम से बाहर अभी इनके बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये सिस्टम खत्म करें ताकि हम लोग अंदर आ जाएं और ये सारे बाहर निकल जाएं। अब वो भी तगोदो चल रही है। इनकी डायकोटमी देख लें, इनके डबल स्टैंडर्ड्स आप देखें। बानी साहब जो है उन्होंने पूरी पार्टी को दाव पे लगाया हुआ है। वो सिर्फ जिब्रान इलियास को लीडर मानते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसा बयानिया बनाओ, ऐसा बयानिया बनाओ कि पाकिस्तान पिट जाए, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो जो है लोगों के सामने बिल्कुल डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, उनकी कोई जो है औकात ना रहे। तो ये वो बयानिए हैं जिससे बानी साहब ने पूरी पार्टी को जो है पांव पे कुल्हाड़ियां मार मार के इस वक्त बिल्कुल वो जमीन ग्राउंड पे वो पार्टी है ही नहीं, तंजीम है ही नहीं। आपने देखा वकीलों को टिकट दे दिए, वकीलों के हथे चढ़ी हुई है। सलमान अकरम राजा, उसका क्या ताल्लुक था मुझे ये बताएं। ये जो बाकी आप देखते हैं सिर्फ इनके मुकदमे इन्होंने फ्री लड़े। ये जो आपके लतीफ खोसा साहब देख लें, वो आखिरी दिन जनाब छलांग लगा के उनको टिकट दे दिया।
तो ये अब मफाद परस्तों का टोला बन गया सिर्फ। तो इनका कुछ नहीं बनना, आप देखते जाएं, ये खुशी पूरी कर लें। कुछ हमारा देखें, फोकस इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान की तरक्की है, और अब आपने देख ही लिया है कि सारे मुस्बत अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान की तरक्की में स्टेबल है, एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी है। बहुत बड़ा हाथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वो जिस तरक्की के लिए आप हम सब कोशा हैं वो मुश्किल आएगी। देखें ना डॉक्टर मारिया, इनको नहीं, लेकिन आप इनको समझाएं ना कि ये फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। इतनी इनकी तादाद है हर असेंबली में, ये क्यों नहीं वो फोरम इस्तेमाल करते, क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म से अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज करते? वहां पे दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। अगर जमहूरियत में अगर आप मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करें, वहां से ही भाग जाएं आप लोग, और कोई अवाम के इश्यूज पे बात ही ना करें, सिर्फ एक आपका एजेंडा हो बानी को रिहा करें, बानी को रिहा करें, एनआरओ दे, और हम पंजाब असेंबली में सारा दिन ये पोस्टर्स लेके उसी के अंदर आते हैं लेके और उसी से अंदर बाहर जाते हैं। दैट्स ऑल देयर इज। और मतलब है कि लोगों का भी कोई इस कौम का ख्याल कर ले। आपके पास अब केपी में आपकी हुकूमत है, वो लावारिस हो गया है केपी। आप यकीन के मरियम नवाज साहिबा से रोज वहां से लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमें क्यों नहीं कोई स्कॉलरशिप दे रहा, हमें क्यों नहीं कोई ई बाइक्स दे रहा, हमें क्यों नहीं कोई लैपटॉप दे रहा। मतलब वो तो बेचारे 70% लोग इलाज कराने पंजाब में आते हैं। पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा निजामी साहब की तरफ चलती हूँ। निजामी साहब, जो ये फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है, जो भी उस्मा ने एक नुक्ता उठाया, दैट असाइड कि जी उनको तो डिसोन कर दिया गया था, बट ऑफ कोर्स वो जेल में मिलने गए थे तो उन्होंने आके बाहर आके ये ट्वीट किए, तो कुछ तो उसमें वजन होगा। अगेन जिस तरह ये बात बार बार होती है कि मौलाना का और पीटीआई का एक इत्तेहाद, बेशक वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं बट एक गैर फितरी इत्तेहाद है। मौलाना का सबसे बड़ा जो नाराजगी का पॉइंट है वो यही है कि जी मेरा मैंडेट चोरी करके जो है वो पीटीआई को दे दिया गया केपी में, तो वो एक गैर फितरी अलायंस लगता है। फिर जो सारी अभी डिस्कशन अभी तक यहाँ पे हो रही है, जो अंदरूनी इस वक्त जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर, क्या जो पीटीआई एक ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन की खड़ा करके हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रही है, वो ईद के बाद कर पाएगी, या ये जहाज टेक ऑफ होने से पहले ही जो है वो क्रैश लैंडिंग हो जाएगी इसकी? जी बिल्कुल, इसकी कामयाबी के हवाले से तो कई संजीदा सवालात मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अलायंस कामयाब हो, इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलहाल नहीं चाहते कि इस तरह की वो कोशिश कामयाबी की तरफ जाए। दूसरा मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का जिस मैंडेट के ऊपर क्लेम है वो भी खैबर पख्तूनख्वा का ही है। तो इसलिए जिस तरह हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को ही दिल बड़ा करते हुए इन लोगों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पर केपी गवर्नमेंट मौजूद है वहां पर अवाम कहीं ना कहीं इस हवाले से बेजारी का इजहार भी कर सकते हैं कि जब कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो फिर उसका जलसे जुलूस से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे सामने ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि जब कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो अवाम तो ये कहते हैं कि हमने इन्हें गवर्नमेंट में पहुंचा दिया है, अब हम रोज इनके लिए जलसे जुलूस में नहीं निकल सकते। तो ये भी एक फैक्टर मौजूद होगा। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ रही है वो मुआशी महाज पर है, और मेरा ख्याल है कि उसका सियासत से गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर दो बड़े तबकात जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास शामिल है, उसके ऊपर जो टैक्सेस का एक बोझ है, और अभी हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता माली साल की जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर 100 अरब से जायद के नए टैक्सेस सैलरीड क्लास ने अदा किए हैं। उससे और लगने जा रहे हैं सैलरीड क्लास पे भी, फिर ये कहा जा रहा है शायद और लगने भी जा रहे हैं। तो वो एक सोसाइटी का बड़ा तबका जो है वो गवर्नमेंट से इस हवाले से परेशान है। दूसरा मामला गंदुम और दीगर जरिए अजनास के मामले में पेश आया कि जब गवर्नमेंट ने किसान जो कि बड़ा बेसिक हिस्सा है मईशत का, उसकी फिक्र नहीं की। उससे एक फायदा तो हुआ कि शहरों में आपने रोटी सस्ती कर ली, लेकिन देहात के अंदर मामलात माली तौर पर बहुत खराब हो गए। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी फसलों में इन्वेस्ट किया था उन्हें वो मुनाफे नहीं मिल सके, उन्हें वो अपनी कीमत भी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो पूरी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो गई। तो शहरों में मिडिल क्लास को इश्यूज हैं और देहात में किसान जो है वो इस हवाले से परेशान है। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की माफी,
कता कलामी की माफी, ये अभी तो जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन की जो एक रफ्तार है वो कम हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ जो है ठीक हो गया। आई एग्री विद हिम, जो चीजें आप भी कह रहे हैं वो भी 100% ठीक है। लेकिन माजी करीब में अगर पिछले साल से या 2 साल पहले से देख लें, चीजें उसकी निस्बतन जो है वो बेहतर अगर मैं कहूँ हुई हैं तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन अगर उस टाइम में भी तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास को जो है वो मोबिलाइज नहीं उस तरह कर पाई जिस तरह ये ऑपोजिशन मोबिलाइज नहीं कर पाई, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त वो मोबिलाइजेशन जो है, चाहे हालात जितने भी खराब हों, बिलखुसूस पंजाब की आवाम जो है वो वैसे भी उस तरह नहीं निकलते, आपको लगता है मोबिलाइजेशन में ऑपोजिशन जो है वो कामयाब होगी? जी बिल्कुल, बुनियादी मसला तो पंजाब का ही है। और खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि उनकी सूबाई हुकूमत मौजूद है तो वहां के जलसे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी घोटकी में या हैदराबाद में या सक्खर में बड़े पॉलिटिकल शोज करना शुरू कर दे हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो 0 जमा 0 होगा। तो इस वक्त जब तक तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन अलायंस में पंजाब की स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, मुझे नहीं लगता कि वो कोई हुकूमत पर दबाव बना सकेंगे। और पंजाब की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ही इन्हें ऑपोजिशन के साथ, दूसरी जमातों के साथ मिलकर काम करना होगा, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर पंजाब के अंदर ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के तहत बड़े जलसे या बड़ी मूवमेंट नहीं चलाएंगे तो उसका डेफिनेटली मरकज पर असर होगा, और वो असर ये होगा कि हुकूमत टस से मस नहीं होगी। तो मसला पंजाब के बैटल ग्राउंड का ही है, उसमें अभी तक तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी तैयारी नजर नहीं आ रही। ठीक, डॉक्टर साहब छोड़ दें सारी चीज़ों को कि जी गैर फितरी इतिहाद इसको कहा जा रहा है, या आपके अंदर जो अपनी जो है अंदरूनी जो इश्यूज चल रहे हैं, माजी के जितने एहतजाज, जितने मार्चेस, जो कुछ भी हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए, एज ए प्रेसिडेंट रखते हुए आप क्या अचीव करेंगे अगर ये तहरीक शुरू होती है? और जैसे अभी निज़ामी साहब भी बात कर रहे हैं, जो ज़्यादा जो फोकस है वो पंजाब पर होना चाहिए इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन मार्चेस में, और वहाँ पे जो है वो चीज़ें कुछ आपकी फेवर में नहीं जा रही, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई हुई है आपकी जमात के अंदर, इनसे अचीव क्या करेंगे जो ये मार्चेस की बात अभी हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। जब हम गैर फितरी अलायंस की बात करते हैं ना, तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से ज्यादा गैर फितरी कोई चीज नहीं हो सकती। इन लोगों ने एक दूसरे की पार्टी वालों की, मतलब औरतों को किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर काटी हुई है गंदी किस्म की, किसी ने किसी की खिलाफ, उनके औरतों के खिलाफ उनकी तस्वीरें फेंकी है। इसे कहते हैं गैर फितरी, ठीक है। अच्छा, जो नाम अभी उज़मा साहिबा ले रही थी, वो नाम इन्हीं की पार्टी के ख्वाजा आसिफ साहब ने रखा था। अब आगे आ जाते, बात ये है, देखिए आपने उज़मा साहिबा से पूछा था कि उज़मा साहिबा आप तो पीटीआई में काफी अंदर रह कर गए। देखिए इनका जुमा 8 दिन पीटीआई में नहीं गुजरा होगा, ठीक है। शी केम प्रॉब्ली 12-13 में आई थी, और ये अभी इनको हटा दिया गया था, बल्कि शायद 13 के भी बाद आई थी। ये जहांगीर तरीन के रेफरेंस से आई थी, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए मौलाना साहब के साथ, मौलाना साहब क्या कहते हैं, मौलाना साहब क्यों इनसे खफा है? मौलाना साहब कहते हैं कि जब इनको स्टेपिंग स्टोन चाहिए था, इनके पास नीचे अवाम नहीं है, तो उनको जो जलसे चाहिए थे वो मौलाना साहब को बुला के बड़े जलसे करवाते थे, वहां पे स्टेज पे आके वो क्या कह सकते हैं, भाषण दे के चले जाते थे। और फिर इन्होंने मौलाना साहब को बिल्कुल, उन्होंने, मौलाना साहब के अल्फाज हैं कि कमर में छुरा घोंपा है। यही वजह है कि मौलाना साहब इनसे बहुत ज्यादा नाला हैं। इन्होंने उनसे वादे करके, और ये हमेशा इसी तरह करते, वादे करके उसको भूल गए, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि होगा क्या। देखिए इस तरह है, मौलाना साहब, अच्छा अभी बात हुई थी, निजामी साहब कह रहे थे, आप कह रही थी शायद, कि सबसे ज्यादा मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने कहा कि केपी में। मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। जेयूआई ने टोटल 24 इन्होंने पिटिशंस दायर की, उनमें से 20 प्रोविंशियल है, 4 नेशनल है। 4 में से 2 केपी में, 2 बलूचिस्तान में। 20 में से 9 सिंध में है, 9 बलूचिस्तान में है, 6 सिंध में है, 5 केपी में। उन 5 में से सिर्फ एक रनर अप है, बाकी चारों के चारों 3rd या 4th पोजीशन पर हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए, जबकि पीटीआई ने सबसे ज्यादा केपी के अंदर भी वो किए हुए हैं, और टोटल इन्होंने 188 आउट ऑफ 188 162 और रनर अप, ठीक है। तो वो चीजें तो खैर, ये स्टैटिस्टिक्स में आपको बात बता रहा हूं। अब बात आ जाती है, साहब ये तो मौलाना साहब का जो गिला है ये 2013 से चलता हुआ आ रहा है, ये कोई आज का गिला नहीं है। वो तो बार बार यही कहते हैं कि जी मेरी सीटें उठा के उनको दे दी, सिर्फ इस पे थोड़ी इन्हिसार है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना साहब के दिमाग में जो चीज इस वक्त घूम रही होगी वो ये हो रही होगी कि असल उनकी जो जगह है केपी है, और केपी में उनका मेन जो राइवल है वो पीटीआई है। अगर अगर मौलाना साहब थोड़ा सा मेरी बात को सोचते हुए ये देखें, अगर वो पीटीआई के साथ चलते हैं, अगर वो पीटीआई के साथ चलते हैं, थोड़े से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बेशक दूर कर लें वो करके, लेकिन एड्रेस करके पीटीआई के साथ चलते हैं, डू यू नो पीटीआई और जेयूआई मिलके केपी से इन बाकी सारी पार्टीज को राउट आउट कर सकती है, और उसमें जो 25 सीटें जो पीटीआई के पास नहीं गई, उनमें से आप ये समझ लें 9 के ऊपर पीटीआई का क्लेम है। उन 9 में से अगर हम 5 भी ले लें या 6 भी ले लें, 7 ले लें, मौलाना को 18 से 20 बच जाती हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, इस चीज को डॉक्टर साहब स्टेटिस्टिकली तो मैं आपको बिल्कुल जो है वो इसको मैं ना कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हूँ, ना आपने जो स्टेटिस्टिक्स दिए हैं वंडरफुली प्रेजेंटेड, वो नहीं मैं बात कर रही। बट एक चीज जो मेरा ख्याल है हम सब भूल रहे हैं वो ये है कि डू यू थिंक मौलाना साहब ट्रस्ट पीटीआई? जो जमातें पीटीआई के साथ माजी में चली हैं, जमात इस्लामी देख लें उनके साथ क्या हुआ केपी में। सो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। आई थिंक दैट्स अ पॉइंट दैट वी आर मेजरली मिसिंग है। मैं आपको देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब, ट्रस्ट डेफिसिट इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब मैं जमात इस्लामी की बात करता हूँ, ठीक है, हम लोग 5 साल पूरे किए केपी में, हम लोगों ने मिलके किए, चाहे जैसे मर्जी हो हमने मिलके किए, उसके बाद फिर हमने कराची में दोबारा हमने किया है। सो अगर बहुत गंदा हमारा उनके साथ हुआ होता तो वो कराची में हमारे साथ ना जाते। अब यही बात ये है कि मौलाना साहब ने आपके प्लेटफॉर्म पे खड़े होते, आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे जो आप ये ग्रैंड ऑपोजिशन का बना रहे हैं वहां पर खड़े होते, वो वहां पर आपके साथ नहीं है। देखिए इस वक्त जहां से पीटीआई गुजर रही है ना, ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे बहुत बड़े दिल वाले आहिस्ता आहिस्ता आके खड़े होंगे हमारे साथ हर एक जगह। लेकिन जो पॉलिटिकल अलायंस बन रही है ऑपोजिशन की, मैं ये समझता हूँ कि जेयूआई, मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी, मैं ये समझता हूँ कि जीडीए, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ ये सारे मिलके जब करेंगे, आई कैन टेल यू वन थिंग, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, सिंस से पीपल्स पार्टी को थ्रू जीडीए और हमारी अलायंस वी कैन राउट देम आउट। पंजाब में ये ऑलरेडी ये खत्म है, ये तो टोटल 17 जमातों की सीट वो नहीं है, 17 सीटों की जमात नहीं है। केपी में हम बिल्कुल राउट आउट कर सकते हैं, बलूचिस्तान में हम एक सिग्निफिकेंट डेंट डाल सकते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा डेंट डाल सकते हैं। वहां जेयूआई सबसे बड़ी जमात बन के निकल आएगी अगर वहां पे 19 सीटें या 16 सीटें उनमें से। Again, on papers, this looks like an amazing strategy. I'm just thinking loudly. Well, that's exactly what I'm saying. On papers, that's an amazing strategy. Again, problem ये है कि there's a huge trust deficit. Whether आप इस वक्त JUI की बात करें या किसी और पार्टी की बात करें, मुझे अगर इजाजत दें, आपको अगर याद हो महमूद खान अचकजई साहब बेचारे रेडी थे कि जी हमने उसके लिए जलसे के लिए जाना है। वो जलसा सुबह जब 7 बजे मुलाकात हुई वो कॉल ऑफ कर दिया। वो बेचारे बहुत नाराज हुए कि हमें बताया भी नहीं, हमें इन कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया। फिर इस पे भी बहुत नाराज थे बिकॉज पीटीआई जो है वो सबको साथ लेकर नहीं चलती, कह तो देते हैं लेकिन फैसले वो अपनी मर्जी के करते हैं, which you know increases the trust deficit there। जो बातचीत शुरू हुई उस पे महमूद खान अचकजई साहब बात कर रहे थे कि जी हमें क्यों नहीं बताया कि आपकी बातचीत जो है वो हो रही है। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें, so on papers it's an amazing strategy when it succeeds। Dr. Sabha, I agree with you and I'm sure PTI would have learned from their mistakes and would not repeat the same mistake। मैं निजामी साहब का एक अनबायस्ड ओपिनियन ले लूं। निजामी साहब, पेपर्स में अमेजिंग स्ट्रेटजी लग रही है, बट क्या ये कामयाब होगी? मैं आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग एब्सोल्युटली नॉट। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन में आने के बाद अपने रवैये में उस तरह से कोई जौहरी तब्दीली नहीं लेके आए। खुसूसन ऑपोजिशन जमातों से बर्ताव में बेहतरी आनी चाहिए थी। जहां जहां तहरीक इंसाफ से हुकूमत में गलतियां हुई हैं उसमें उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, एक नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। वो सब कुछ देखने में नहीं आया, जिसकी वजह से ऑपोजिशन भी उनके साथ डील करते हुए, बातचीत करते हुए फूंक फूंक के कदम रखती है। और पहले हमारे सामने है कि गारंटर कौन होगा इनका, क्योंकि ये तो सोलो फ्लाइट लेने के जो हैं वो आदी हैं, तो गारंटर कौन होगा? जो आप बात कमिट करके जाते हैं उस पर गारंटी कौन देगा? आप तो पीछे हट जाएंगे। और ये अभी जो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, ये उनकी एक इस वक्त जीती जागती इस वक्त मिसाल है। ये बिल्कुल इसी वजह से ये चीज सामने आती नजर नहीं आ रही। पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई असद कैसर साहब की जानिब से
कि जिसमें बाकी जमातों को साथ बिठाया जाए। लेकिन मामला फिर वही है कि अगर पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप कुछ डिसीजन करती है बाकी जमातों के साथ, तो उनको अप्रूवल कहां से मिलेगी? उनको जब रिजेक्ट उनके किया पास जाएगा मैंडेट का उसके फुकदान है। ऊपर बिल्कुल पार्टी justification निजाम साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। ईद के बाद क्या होता है ये तो अभी बहुत टाइम है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे लगता नहीं है कि कोई यूनाइटेड या एक इस तरह का फ्रंट जो है वो हुकूमत के लिए जो है ये पोज कर सकेंगे, जिससे हुकूमत की मुश्किलात में कोई इजाफा हो सकता है। निजामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और उस्मा साहिबा, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।